चैप्टर 43 सुबह की रोशनी। जब पोत्सोया ने बहुत पहले अपनी स्टर्न को रीफ की ओर मोड़ा था तो उसने कैटफा की डोंगी को चकनाचूर करने वाली गोली चलाने से कहीं ज्यादा किया था। उसने पाम ट्री की स्थिति दर्ज की थी और उसके कप्तान ने अपने नशे में दिमाग में इस तथ्य को दर्ज किया था कि यह कोपरा से भरा हुआ था। वह कोई व्यापारी नहीं था, लेकिन वह जहां व्यापारी थे वहां पीता था और प्रशांत महासागर के बार रूम में धुएं के नीले धुंध में कुछ समय बाद ये तथ्य खुद को प्रकट करता था। इसी तरह पुराने दिनों में द्वीपों की खोज की गई थी जो इतने पुराने नहीं हैं। सहयोग और स्कूना कप्तानों और लॉग के गंदे पन्नों के माध्यम से, यादों और बातचीत और बार रूम के धुंध के माध्यम से अज्ञात द्वीप ज्ञात दुनिया में आ गए, और न केवल द्वीप बल्कि उनके गुण भी। वर्षों तक नाउरू अपनी वीरान सुंदरता में सूर्य का उपहास करता रहा, जब तक कि सहयोग ने उसे और उसकी सतह के नीचे स्थित फॉस्फेट को धोखा नहीं दे दिया, और वर्षों तक गार्डन ऑफ गॉड अज्ञात ही रह सकता था यदि उसके ताड़ के पेड़ों ने पोत्सोया से जो कहा था, और ये तथ्य कि व्यापार की दुनिया में कोपरा ने चंदन की जगह ले ली थी। पपीते से ही मॉर्निंग लाइट जहाज रवाना हुआ, 150 टन का टॉप से स्कूनर, जिसमें इतने देशी मजदूर थे कि अगर मिल जाए तो द्वीप पर काम कर सकते थे। पोत्सोया की गणना में थोड़ी सी चूक के कारण वह लगभग चूक गया और शिकार छोड़ने ही वाला था। तभी एक सुबह जैसे ही सूरज समुद्र रेखा के ऊपर से निकला, वह दूर दक्षिण में आसमान के नवजात नीले रंग पर बस एक बिंदु दिखा। 1 घंटे से ज्यादा समय तक अनुकूल हवा चलती रही और द्वीप तेजी से बढ़ता गया। फिर हवा थम गई और फीकी पड़ गई, मानो प्रकृति के विनाश पर पछता रही हो, व्यापार के जरिए प्रकृति के विनाश में मदद कर रही हो। पूरे दिन सुबह की रोशनी प्रकाश और परिवर्तनशील हवाओं के प्रभाव में दक्षिण की ओर रही, जिससे लेगून केवल शाम के समय ही दिखाई दिया और पहले तारे के साथ ही प्रवेश किया। डिक ने खाना पकाने की आग बुझा दी थी। ये रात के खाने के बाद का समय था और वे दिन भर के काम के बारे में बात कर रहे थे। दक्षिणी तट पर ज्वार के कुछ समय में मछली पकड़ना लेगून में कहीं और से बेहतर था। 3 वहाँ पानी बहुत गहरा था और आप जंगल से होकर या फिर नाव में लेगून के चक्कर लगाकर वहाँ पहुँच सकते थे। ये लंबा रास्ता था, लेकिन वे आम तौर पर मछलियों को वापस लाने के लिए नाव की सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। उन्होंने मॉर्निंग लाइट के बारे में कुछ नहीं देखा था, न ही उन्होंने कैरोलिन के बारे में एक शब्द का आदान प्रदान किया था। आमतौर पर रात का समय बातचीत के लिए होता था, जब तक कि दिन भर के कामों ने उन्हें थका न दिया हो, जैसा कि आज शाम को हुआ। डिक ने आग बुझा दी, अपनी तरफ मुड़ा और अभी कटाफा से बात करने ही वाला था जब जंगल के बीच से पूर्वी समुद्र तट की दिशा से एक आवाज आई, एक लंबी धीमी गड़गड़ाहट जो अचानक शुरू हुई और अचानक बंद हो गई। मॉर्निंग लाइट की लंगर श्रृंखला के बाहर निकलने की आवाज। तुरंत ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। द्वीप की हर ध्वनि उसे पता थी। ये कुछ नया था, शंख की ध्वनि की तरह नया, जिसने उसे नींद से जगाकर लामिनाए और उसके कबीले का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या तुमने सुना? डिक ने कहा। हाँ, कैटफा ने कहा, मैंने सुना। वो उसके करीब खड़ी थी, अपना सिर पीछे झुकाए हुए सुन रही थी। चांद का पहला चौथाई भाग पेड़ों के ऊपर उगाया था और एक मटमैली गुलाबी रोशनी डिक पर, काटाफा पर, उस घर पर पड़ रही थी जिसके पास नान अपनी लाठी पर झुका हुआ था और जिसके भीतर से छोटे जहाजों की रूपरेखा धुंधली सी दिखाई दे रही थी। डिक, मानो श्रोताओं से डर रहा हो, उसने अपनी उंगली उठाई और फिर कैटफा को इशारा किया कि वो उसके पीछे आए और विपरीत दिशा में पेड़ों की ओर बढ़े। वो 1 दर्जन कदम भी नहीं चला था कि उसे अपना भाला याद आ गया। वो उसे लेने के लिए पीछे मुड़ा और फिर आगे बढ़ते हुए पेड़ों के बीच से छलांग लगाता हुआ लेगून के किनारे पर, शाखाओं के बीच से पानी की चमक दिखाई दे रही थी और जंगल की हरी चमक उन्हें रोशन कर रही थी, जब वे एक शत्रु देश में युद्ध पथ पर भारतीयों की तरह एक पंक्ति में और चुपचाप चल रहे थे। जैसे ही वे पूर्वी समुद्र तट के करीब पहुंचे, आगे की पत्तियों के बीच से रोशनी की एक लाल चिंगारी दिखाई दी। समुद्र तट पर आग जल रही थी और जैसे ही डिक ने आखिरी शाखाओं को अलग किया और खड़ा हुआ, कैटफा उसके बगल में थी। आग तब तक भड़की जब तक कि नारियल के ताड़ के पेड़ों के तने प्रकाश में नहीं आ गए। आग के पास एक नाव खड़ी थी,
जिसके चारों ओर आधा दर्जन काले, लगभग नग्न पुरुष खाना पकाने में व्यस्त थे, जबकि दो गोरे आदमी, जो किरनी की तरह कपड़े पहने हुए थे, रेत पर घुटनों के बल बैठे थे और उनके सामने एक बोतल थी। कुछ शराबी लोग बाईं ओर के आदमी के पास लेटे हुए थे। दूर लैगून में मॉर्निंग लाइट अपने लंगर पर पड़ी थी, जहां पर जंजीर उससे मिलती थी और जहां वह पीछे की ओर निकल जाती थी, वहां पर ज्वार के बहाव में एक चांदी की लकीर दिखाई दे रही थी। कैटफा करीब आए और उसने डिक को अपनी बाहों में जकड़ लिया। खाना पकाने की आग के इर्द गिर्द झुंड बनाकर घूमते काले, नंगे आदमी उसे आकर्षित कर रहे थे। उसने ऐसे चेहरे कभी नहीं देखे थे। कैरोलिन के लोग मेलानेशियाई दाग के कारण काफी क्रूर थे और उनमें से कुछ काफी सादे थे, लेकिन कैरोलिन का सबसे बदसूरत आदमी भी इनमें से किसी के मुकाबले सुंदर होता। न्यू हेब्रिड्स और उसके आगे से भरती हुए, नग्न, केवल एक जी स्ट्रिंग के साथ, कटे हुए कानों की लोब और नाक की अंगूठियां पूरी तरह से, वे मनुष्य कम वानरों जैसे और वानरों कम शैतानों जैसे लग रहे थे। कभी कभी बैठे हुए दो लोगों में से कोई एक कठोर आदेश देता या उठकर बंदरों में से किसी एक को हटा देता, और अब, जैसा कि काटाफा देख रहा था, स्कूनर के पास लैगून में कोई चीज टूट गई। एक और नाव, जो सामान, तंबू के खंभों, कैनवास से लदी हुई थी, लैगून के पार धीरे धीरे रेंगते हुए समुद्र तट की ओर जा रही थी, जहां आग की रोशनी का क्षेत्र बाहर जाने वाली ज्वार की लहरों से मिलता था। डिक ने कटाफा को दूर खींच लिया, शाखाएं बंद कर ली और मुड़कर वे जंगल की साफ, स्वच्छ रात, झाड़ियों की हरी धुंध, उन घास के मैदानों के बीच से वापस आ गए जहां युवा चंद्रमा ने फन को रोशन कर दिया था। द्वीप को, रात को, पेड़ों को, जीवन को क्या हो गया था? कैसे और किस तरह से उन्होंने इस तथ्य को महसूस किया कि जो उन्होंने देखा था वह बुरा था, वे जो बुराई का नाम भी नहीं जानते थे, और कैसे और किस तरह से उन्होंने जाना कि जो आया था वह हमेशा के लिए आ गया है, कि कुछ उनके ऊपर टूट पड़ा था, समझ से परे लेकिन घिनौना, कि द्वीप फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। घर वापस आते समय उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। डिक आगे आगे चल रहा था, कटफा पीछे पीछे। दुनिया से कटे हुए और अकेले उनके अजीब जीवन में सबसे असाधारण बात ये थी कि हालांकि वे अपनी जुबान से एक दूसरे से कम ही बात करते थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे से बातचीत करते थे। एक हरकत, एक नज़र, एक स्पर्श, एक भाव भंगिमा में बदलाव से वह सब कुछ व्यक्त हो जाता था जिसे व्यक्त करने के लिए एक दर्जन शब्दों की जरूरत होती, और उससे भी बढ़कर उनके बीच एक मानसिक रिश्ता था जो शायद पूरी तरह से मानसिक था। वे एक साथ सोच सकते थे। अक्सर डिक की कोई इच्छा या चाहत कटफा को समझ में आ जाती थी, और इससे पहले कि वो किसी चीज के लिए अपना हाथ बढ़ाए, वो उसे दे दी जाती थी। या कटफा की कोई इच्छा डिक को बिना कुछ कहे ही पता चल जाती थी। घर पहुंचकर उन्होंने एक क्षण के लिए आपस में विचार विमर्श किया। वे कहाँ से आए हैं? कटफा ने पूछा, जैसे डिक जान सकता हो। उसने अपना सिर हिलाया, फिर खड़े होकर अपनी आंखें घर पर टिकाए और माथे पर झुर्रियां डाले, वह अचानक एक निर्णय पर पहुंचा। सब कुछ छिपाना होगा, यहाँ तक कि नाव भी, उन्हें पेड़ों पर ले जाना होगा, और उसके बोलने से पहले, काटाफा, जो उसके मन की बात जानता था, घर की ओर मुड़ा, जबकि वह लैगून के किनारे भागा जहां नाव खड़ी थी। उसने देखा कि मस्तूल और पाल नाव में थे, और मछली पकड़ने का सामान लॉकर में सुरक्षित था। नाव में 3 मछली पकड़ने के भाले थे, उसने उन्हें पड़े रहने दिया। फिर घर की ओर भागते हुए उसने सामान हटाने में मदद की। रानाटोंगा की नाव उसके प्रकार की एक बड़ी नाव थी, नक्काशीदार, चौड़ी बीम वाली और उनकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी जगह वाली। वे लगभग सब कुछ नीचे ले आए, नान और छोटे जहाज़, जिन्हें उन्होंने आगे की ओर रखा, वे 2 चटाइयाँ जिन पर वे सोए, कुल्हाड़ी और आरी, एक चाकू और केले का एक बड़ा गुच्छा जिसे डिक ने 2 दिन पहले काटा था। वे जो कुछ भी कीमती था उसे ले गए, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। प्लेटें, खाना पकाने के बर्तन और घर के पीछे झोपड़ी में सारा सामान। फिर जब उनका काम खत्म हो गया तो वे अंदर चले गए और डिक ने नाव को केप में ले जाकर, जहां जंगली नारियल और अरीता की झाड़ियां पानी पर फैली हुई थीं। फिर नाव के खोपड़ों को अंदर ले जाकर और शाखाओं को पकड़कर उसने नाव को अंदर खींचा, बहुत अंदर,
जब तक कि शाखाएं और झाड़ियां उसे पूरी तरह से ढक नहीं गईं और एक जड़ से बंध गईं। फिर घर से बचते हुए उन्होंने पेड़ों के बीच अपना बिस्तर बनाया जहां कटवा एक बार सोया था। उनमें से किसी ने भी उस बात के बारे में बात नहीं की जो उनके मन की गहराई में तब से थी जब कल सुबह पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर डिक ने दक्षिणी आकाश पर दाग की ओर इशारा किया था। कैरोलिन, जो पुकार उनके पास आई थी, वो अनकही रह गई थी। उत्तरी निगल के लिए दक्षिण की पुकार की तरह रहस्यमय महान लेगून द्वीप की पुकार उन्हें आखिरकार ले आई होगी, जैसे भंवर का चूसना उससे दूर और आकर्षण से परे प्रतीत होने वाले तैरते हुए टुकड़ों को खींचता है। लेकिन आज रात पूर्वी समुद्र तट पर दृश्य उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले आया था। कैरोलिन को खोजने की वृत्ति उड़ान की इच्छा के साथ जुड़ गई थी। मॉर्निंग लाइट और उसके चालक दल ने ताड़ के पेड़ों और दक्षिण के बारे में निगल की दृष्टि को तीव्र करने वाले ठंडे स्पर्श के रूप में कार्य किया था। ये केवल तब था जब डिंगी को लोड किया गया और सुरक्षित रूप से छिपाया गया। वे खुद को फन के घोंसले में ले गए। तब डिक बोला। डिक ने कहा, अगर वे रुकेंगे तो हम वहां जाएंगे। कैरोलिन, कैटवा ने कहा, लेकिन अगर बड़ी डोंगी नहीं गई है तो हम इसे कैसे पार कर सकते हैं? डिक ने कहा, हम इसे पारित कर देंगे। वो उनके खाने के लिए नाव से कुछ केले लाया था। उसने उन्हें बांट दिया और जब वे खाने लगे तो उसने अपने दिमाग में बनी योजना का खाका खींचा। अगर नए लोग कल चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वे कैरोलिन के लिए निकल पड़ेंगे। अगर नए लोग वहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वे वैसे ही निकल पड़ेंगे। कल रात ज्वार के कम होने पर देर से, जब नए लोग सो रहे होंगे, वे लेगून में उतरेंगे और ब्रेक के लिए बड़ी डोंगी से आगे निकल जाएंगे। बड़ी डोंगी उन्हें नहीं रोक पाएगी। वह साहस और शक्ति के विश्वास के साथ बोल रहा था, लेकिन शांति से, जैसे कि वह किसी सामान्य विषय पर बोल रहा हो। वे दक्षिण की ओर रवाना हुए। ये नया उत्तर से आने वाली हवा जो पूरे दिन थम जाती थी और फिर से जाग जाती थी, फिर से तेज चलने लगी थी। ये कई दिनों तक ऐसे ही चलती रही। ये साल की प्रचलित हवा थी और चांद मौसम के अनुकूल चांद था। फिर वह शांति से सो गया। कैटवा का हाथ उसके ऊपर था, लेकिन वह सो नहीं सकी। वह अपनी कल्पना में पहले से ही अपने पुराने घर की ओर जा रही थी। कैरोलिन के सभी पुरुष मर चुके थे। उनकी हड्डियां ऊपर पेड़ों में सफ़ेद हो रही थीं। डरने की कोई बात नहीं थी। केवल महिलाएं और बच्चे बचे थे और उतामाटू, बूढ़ा राजा, थका हुआ और अपने अंत के करीब पहुंच रहा था। अपनी स्त्री की कल्पना में उसने डिक को देखा, वह आदमी जिसे वह प्यार करती थी और जिस पर गर्व करती थी। कैरोलिन के समुद्र तट पर खड़ा राजा और शासक। शायद यह इसी बात का पूर्वानुमान था और कैरोलिन के लोगों की सफ़ेद होती हड्डियों ने लेहुआन को सालों पहले उतामातो से कैटवा को नष्ट करने के लिए कहा था और असफल होने पर उसे तमिनान के निषेध के तहत लड़की को अलग कर दिया था। कौन जानता है।